नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ आपको बता दें, तेज बारिश के साथ ही माया नगरी मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में पानी जमा हो गया है और जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यातायात ठप हो गया है, जो जहाँ थे वहीं पर फंस गए हैं। ट्रेन के ट्रैक पर भी पानी जमा हो गया है, जिसके कारण 2 लोकल ट्रेनें फंस गई हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीमों ने इन ट्रेनों में से 290 लोगों का रेस्क्यू किया। शहर के कोलाबा इलाके में पिछले 12 घंटे में इतनी बारिश हुई है जितनी 46 दिनों में नहीं हुई थी। मौसम विभाग और बीएमसी की ओर से लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी पानी हो चुकी है माया नगरी मुंबई। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। यातायात पर इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को खासी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम है वो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। आप देख सकते हैं ये ट्रैक है जिस पर इतना पानी जमा हुआ है, जिसके चलते 2 लोकल ट्रेनें हैं वो यहां पर फंस गई और इस तरीके से एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया। साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर जो विजिबिलिटी है काफी कम हो गई है। हेडलाइट्स के जरिए जो गाड़ी है वो यहां से गुजर रही है। लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा है। साथ ही जो ट्रेनें हैं उन पर भी यहाँ पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैक पर पानी भर गया है पूरे तरीके से। 290 लोगों का रेस्क्यू अब तक जो एनडीआरएफ की टीम है वो कर चुकी है। मौसम विभाग और बीएमसी की ओर से लोगों को अपने घरों से बाहर ना निकलने की इस दौरान अपील की जा रही है। मौसम की मार जिसका सीधा तौर पर असर आम लोगों पर, आम जनजीवन पर पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही आप 7 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई में आफत की बारिश हुई, ट्रेन में किस तरीके से लोग फंस गए। उसकी पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, मुंबई सेंट्रल पानी पानी में तब्दील हो गया। उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, विहार झील बिल्कुल पानी से लबालब है। जो पानी है वो लगातार ओवरफ्लो होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही जेजे अस्पताल में भी पानी घुस आया, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आवाजाही पर एक तरीके से ब्रेक लग गया है। लोग बेहद परेशान मुंबई में इस वक्त हैं। भिंडी बाजार में पानी भर आया है, लोग जहां थे वहीं पर फंस गए और ऐसे में जो तमाम टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और साथ ही मंत्रालय के पास एक पेड़ भी गिरा है। तो ये तमाम 7 तस्वीरें जो फिलहाल मुंबई में क्या सूरत हाल है उसको बयां कर रहा है। मुंबई में जहां पर आप देखेंगे वहां सिर्फ पानी है और पानी की मार है, जिसका सीधा तौर पर असर आम लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं पर ट्रेनें फंस गई हैं, कहीं पर जो रोड है वो दरिया में तब्दील होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। विहार झील लबालब है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। आवाजाही पर पूरे तरीके से यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको अगली खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सड़क को जोड़ने वाली जो नदी है वहां पर किस तरीके से आफत की बारिश हुई है वो आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, छत्तीसगढ़ के धमतरी में ओडिशा को जोड़ने वाले मार्ग पर सीता नदी में एक सीएसएफ का जवान अपनी बाइक के साथ बह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नारायणपुर में पदस्थ थे ये सीएएफ का जवान। निजी काम से धमतरी के सिहावा आया हुआ था। सिहावा से लौटते समय अठधरा पुल पर सीता नदी उफान पर थी, जिसे पार करने की कोशिश में जवान पानी में बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने नदी से जवान को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ओडिशा को जोड़ने वाला मार्ग पर सीता नदी में एक सीएएफ का जवान अपनी बाइक के साथ बह गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है उसके आगे इसका एक जोर भी ना चला और वो पानी की धारा में बहता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नारायणपुर में पदस्थ ये सीएएफ का जवान किसी निजी काम के लिए जा रहा था, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये बारिश उसकी जान पर बनाएगी। ये नदी को पार करने की कोशिश में था। मौके पर मौजूद लोगों ने नदी से जवान को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया।
और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो बैतूल नाला है वहां पर 3 युवक डूब गए हैं। यहां पर भी बारिश का कहर सीधे तौर पर देखा जा सकता है, जिससे एक की मौत हो गई है, 2 को सुरक्षित बचाया गया है। मृतक के शव की तलाश लगातार जारी है। बाइक समेत तीनों युवक बह गए थे। तस्वीरें भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीरें, जहां पर उफनते नाले में 3 युवक बह गए, जिसमें से एक की मौत हो गई है, 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मृतक के शव की तलाश अब भी जारी है। बाइक समेत तीनों युवक बह गए थे। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 11 जिलों पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 11 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने सचेत करते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए सभी को सचेत किया है कि मौसम में बदलाव हो सकता है, भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिले, ये वो जिले हैं जिनको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और अब आपको बता दें, बलौदा बाजार से एक खबर, जहां पर नाले की तेज धार में मवेशी बह गए। जी हां, नाले की इतनी तेज धार थी कि उसमें मवेशी बह गए हैं। नाला पार कर रहे कई मवेशियों की जान पर बन आई है। कसडोल के बरघाट नाले में जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी का लेवल हो गया है। नाला पार कर रहे कई मवेशी तेज धार में बह गए। कसडोल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अचानक जल स्तर बढ़ने से 10 मवेशी जलधारा में बह गए हैं। अनेक मवेशियों की इस दौरान मौत हुई। कसडोल थाने का ये पूरा मामला, तो आसमान से किस तरीके से, किस कदर आफत बरस रही है वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बलौदा बाजार में नाले की तेज धार में ये मवेशी बेजुबान किस तरीके से बह रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप दिखाती है कि फिलहाल क्या कुछ चिंताजनक हालात यहाँ पर बने हुए हैं। नाला पार कर रहे थे ये मवेशी, उसी दौरान इस तेज धार में इनका कोई बस नहीं चल पाया और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बेजुबान मवेशी है वो यहाँ पर बह रहे हैं। कसडोल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अचानक जलस्तर बढ़ गया था और उसी दौरान ये मवेशी जो है वो ये सड़क जो है उसे क्रॉस कर रहे थे। अनेक मवेशियों की इस दौरान मौत हो गई है। कसडोल थाने का ये पूरा मामला। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की ये तस्वीरें, जहां पर जो मवेशी हैं वो पानी की धार में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये एक नाला है जिसे ये मवेशी क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान जलस्तर इतना बढ़ गया कि ये जो मवेशी है वो पानी की धारा के साथ ही बहते हुए दिखाई देने लगे। कसडोल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके से जो आसमान से बारिश बरस रही है वो न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान मवेशियों के लिए भी, जानवरों के लिए भी आफत साबित हो रही है। और एक बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर दे दें, अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से ये मिली है। कोरोना हॉस्पिटल में यहाँ पर आग लग गई है। 8 कोरोना मरीजों की इस दौरान जान चली गई। हादसे में 8 मरीजों की मौत हुई है। एक पैरा मेडिकल स्टाफ भी घायल हुआ है। बता दें कि आज अहमदाबाद में सुबह यह हादसा हुआ था। शहर में स्थित श्रेय अस्पताल में आग लग गई है। श्रेय अस्पताल को कोरोना के लिए डेडिकेट किया गया था। आग आईसीयू में लगी थी। देखते ही देखते आग ने खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया और इसकी चपेट में आकर 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि एक पैरा मेडिकल स्टाफ घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि श्रेय अस्पताल में सुबह 3:15 पर आग लगी, जिसके बाद
दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग जब लगी उस समय आईसीयू में 10 कोरोना मरीज थे, जबकि पूरे हॉस्पिटल में 49 कोरोना मरीज थे। इसमें से 8 कोरोना मरीजों की जांच जो प्राइमरी प्रोसीजर है वो की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और न्यायिक कार्यवाही करेंगे। थैंक यू। कौन है अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें कई डेथ्स 8 दिखाई जा रही है। नंबर ऑफ डेथ्स अभी तक 8 ही है, बढ़ चुकी है? नहीं, कैजुअलिटीज कितनी है? अभी 8 ही है और बाकी जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट किया गया है। आपको बाकी की जानकारी हम जैसे मिलेंगे बताएंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने अहमदाबाद की इस दुखद घटना पर ट्वीट किया है और दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद के अस्पताल में लगी आग की घटना से दुख हुआ, परिजनों के प्रति संवेदनाएं, हादसे में घायल हुए लोग जल्द ठीक हो। मैंने स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर से बातचीत की है, प्रशासन प्रभावितों को हर संभव मदद कर रहा है। तो ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अहमदाबाद के गुजरात में जो 8 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, हॉस्पिटल में आग लगी थी, उसके बाद दुख और संवेदना जताई है प्रधानमंत्री ने और ट्वीट करते हुए लिखा है कि अहमदाबाद के अस्पताल में लगी आग की घटना से दुख हुआ, परिजनों के प्रति संवेदनाएं, हादसे में घायल हुए लोग जल्द ठीक हो। मैंने स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर से बातचीत की है, प्रशासन प्रभावितों को हर संभव मदद कर रहा है। तो अहमदाबाद हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि अहमदाबाद अस्पताल में आग की घटना में जानमाल के नुकसान एक दुखद खबर, शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें शक्ति दे, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे दें, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले से जुड़े पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। बीएसपी और मदन दिलावर की अपील पर यह सुनवाई चल रही है। विलय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। बीएसपी की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा यहां पर पैरवी कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि 14 अगस्त को विधानसभा सत्र है, 6 विधायक बाड़ेबंदी में बंद है, एकल पीठ ने स्टे एप्लीकेशन को भी तय नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने कहा हम एकल पीठ को इसे तय करने के निर्देश दे देते हैं। तो फिलहाल अभी का अपडेट ये है कि हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और जिस पर सभी की नजर लगातार बनी हुई है। बीएसपी और मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई चल रही है। विलय के आदेश पर रोक लगाने की मांग यहाँ पर की गई है। बीएसपी की ओर से सतीश चंद्र मिश्रा पैरवी कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि 14 अगस्त को विधानसभा सत्र है, 6 विधायक बाड़ेबंदी में बंद है, एकल पीठ ने स्टे एप्लीकेशन को भी तय नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कहा हम एकल पीठ को इसे तय करने के निर्देश दे देते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सचिन, आपसे अभी के अपडेट्स देना चाहेंगे, किस तरीके की दलीलें वहां पर दी जा रही हैं? देखिए, अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर वो यही है कि अपील में कुछ देर में फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और कोर्ट के जो लास्ट वर्ड थे वो था कि वी विल पास द ऑर्डर, यानी हम ऑर्डर पास कर देंगे। तो ऐसे में ना कोर्ट ने ये बताया कि कब ऑर्डर पास करेंगे, ना ये कहा कि हम फैसले को रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि जो फैसला है वो रिजर्व हो गया है। प्रतीक कासलीवाल जो है एडवोकेट है, स्पीकर की ओर से जो पैरवी कर रहे थे वो यहाँ आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कोर्ट के अंदर रहा। सुनवाई में ये रहा कि कोर्ट में बता दिया गया है, सिब्बल साहब द्वारा आर्ग्यू कर लिया है कि ये जो अपील है मेंटेनेबल नहीं है और यहाँ की कोर्ट की जो नज़ीरें हैं वो पेश की गई है कि अभी तो कोई ऑर्डर जजमेंट ही नहीं हुआ, तो 134 जो राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स हैं उसके तहत अपील मेंटेनेबल नहीं है और इस कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार नहीं है। खासकर जब ये भी आर्ग्यू किया गया कि साहब जो स्पीकर महोदय हैं उनके
सेक्रेटरी, विधानसभा के सेक्रेटरी के थ्रू सर्विस की जाए, तो उस पर भी आर्ग्यू कर लिया गया है कि स्पीकर ऑफिस को यूज नहीं किया जा सकता सर्विस ऑफ समन, भले ही वो क्रिमिनल हो या सिविल हो। और भारतीय यूनियन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है दैट स्पीकर ऑफिस कैन नॉट बी यूज टू सर्व समन। तो अगर कोर्ट ये डायरेक्शन देती है तो वो एक तरह से उल्लंघन होगा, क्योंकि स्पीकर के ऑफिस को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी को भी नोटिस सर्व करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि हम जो ऑर्डर है वो 2 बजे प्रोनाउंस करेंगे, तो 2 बजे सब पार्टीज को उपस्थित होने के लिए कहा है। 2 बजे जो भी कोर्ट का ऑर्डर आता है वो मान्य होगा। सर, आर्गुमेंट किस तरह के रहे थे आज उनके कपिल सिब्बल की ओर से? सिब्बल साहब की तरफ से 2 मुख्य रूप से आर्गुमेंट थे। पहली चीज तो ये कि जो अपील है वो मेंटेनेबल नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के जो रूल्स हैं 134 वो खुद कहते हैं कि अपील जो है जजमेंट के खिलाफ आती है। यहाँ सिर्फ एक नोटिस इशू हुए हैं, कोई जजमेंट नहीं हुआ, ना उनकी इंटरिम एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, इसलिए अपील मेंटेनेबल नहीं है। और दूसरा, क्योंकि उनका पहलू ये था कि सर्विस जो है नोटिस की प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स है जो बसपा के मर्ज हुए थे कांग्रेस में, उनको स्पीकर के ऑफिस के थ्रू या विधानसभा के सेक्रेटरी के थ्रू सर्व किया जाए, उस पर भी आपत्ति दर्ज करा दी गई है कि स्पीकर ऑफिस या विधानसभा को कोई पोस्ट ऑफिस की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। और इंडियन गवर्नमेंट का 58वें का ऑर्डर्स हैं कि स्पीकर ऑफिस कैन नॉट बी यूज टू सर्व द समन्स। तो इसके तहत अगर जो भी प्रक्रिया है वो आप डीजे कोर्ट के थ्रू या जो भी और दूसरी प्रक्रिया है उसके तहत सर्विस कराइए। स्पीकर कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू गेट द नोटिस सर्व। तो इस पे कोर्ट अब 2 बजे फैसला देगी। आर्गुमेंट में ये था कि कोर्ट कह रही है कि एकल पीठ को आदेश दे देते हैं कि वो तय कर दे। उसके लिए भी था कि क्योंकि अभी मसला यही है कि एकल पीठ ने कुछ भी तय नहीं किया है, सिर्फ नोटिस इशू किए हैं। तो जब तक ये ऑर्डर नहीं आ जाता, भले ही वो स्टे करें या फाइनली तय करें, उससे पहले ही अपील का निस्तारण, अपील का पेश होना अपने आप में हास्यास्पद है और अपील पे सुनवाई होना अपने आप में हास्यास्पद बात है कि जब कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ तो कैसे करें। और इसीलिए ये पहलू आया कि हम लर्नेड सिंगल जज को अगर डायरेक्शन दें कि ये जो रिट याचिका उनके समक्ष है इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो जाए। आपसे प्रतीक कासलेवाल जो बता रहे थे कि अब 2 बजे जो है इस अपील पर फैसला आएगा, 2 बजे कोर्ट ये तय कर देगी कि पूरे मामले में क्या कुछ रहता है। और देखिए 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई है कि जो स्पीकर ऑफिस है यानी जो विधानसभा सचिवालय है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ उसको यूज नहीं किया जा सकता है, चाहे वो क्रिमिनल नोटिस हो या सिविल नोटिस हो, उन्हें उसे जो है इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी 2 मांगे जो उनकी थी, स्टे के लिए मना कर दिया कोर्ट ने संभव थे। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जो विधानसभा सचिवालय है उसके जरिए भी नोटिस शामिल नहीं करवाए जा सकते। और देखिए पूरी बहस के दौरान एक ही चीज कोर्ट ने बार बार कही कि वो सिंगल बेंच को अपील तय करने के आदेश दे सकते हैं, सिंगल बेंच को स्टे एप्लीकेशन के लिए। देखिए बसपा के एडवोकेट भी हमारे साथ हैं, उनसे जाने थे क्या कुछ रहा जी। अभी जो सुनवाई हुई क्या कुछ कहा गया आपकी ओर से? सुनवाई के दौरान जो बातें हुई हमने तो वही इंटरिम स्टे अपना प्रेस किया था, स्टे किया जाए। और स्पीकर साहब की तरफ से कपिल सिब्बल साहब सीनियर एडवोकेट वीसी से पेश हुए थे और उन्होंने ऑब्जेक्ट किया उसको। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुन के 2 बजे उचित आदेश पारित करने के लिए केस को रखा है। 2 बजे वापस हम हाजिर होंगे कोर्ट में। सर, आप लोगों की तरफ से क्या आर्गुमेंट आ रहा है? हमारा आर्गुमेंट तो ये इलीगल है, इसको स्टे किया जाए। लर्नेड सिंगल जज ने जो स्टे नहीं किया वो गलत किया है। और हमारा जो है केस अर्जेंट नेचर का है। एक्स पार्टी स्टे ना देना भी एक अधिकार होता है। विधानसभा स्पीकर की ओर से यह भी कहा गया कि जब मामला एकल पीठ में चल रहा है तो ऐसे में इसको डिवीजन बेंच में लाया ही नहीं जा सकता था। नहीं लाया जा सकता। उसके उनके जो कॉन्ट्रा हमने रूलिंग्स भी पेश करी थी, 81 सुप्रीम कोर्ट जिसमें पेश की थी, उसमें ये कहा था कि जजमेंट्स क्या होते हैं, जब किसी के राइट्स अफेक्ट हो रहे हो तो आप आ सकते हैं। और क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर रखना भी अपना एक अधिकार होता है, एक्स पार्टी ऑर्डर ना देना। हमारे जो दिलावर साहब के वकील साहब थे, सालवे साहब, उन्होंने भी ये बात रखी कि अगर मानो कोई घर डिमोलिश करने का ऑर्डर किया हुआ है और उस पर आप स्टे नहीं करें और वो डिमोलिश हो जाए तो उसके बाद क्या उस स्टे का औचित्य रहेगा। मदन दिलावर के देखिए अधिवक्ता भी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। आशीष शर्मा मौजूद है, मदन दिलावर के एडवोकेट, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। अपील की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जो जितने भी डाउट्स थे वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखे गए थे। इवन प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन भी जो मिस्टर सिब्बल ने लिया था उसको भी मिस्टर साल्वे ने 1981 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको साइट करके रिलाई करके अपने सबमिशंस रखे, जिसपे ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाइड हुई। और अभी मामला 2 बजे रखा है फॉर प्रोनाउंसमेंट। और ऑनरेबल कोर्ट ने बता दिया है कि वो किस तरह से ऑर्डर पास करेंगे और किस तरह से तामील कराई जाएगी बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक हैं। क्या नोटिस पे जो तामील करानी है उसको लेकर है या आपकी ओर से जो याचिका लगाई गई है कि जो एकल पीठ ने स्टे नहीं दिया है उसकी ओर से? माननीय न्यायालय ने बोला है कि वो एकल पीठ को निर्देशित कर देंगे कि 11 तारीख को वो स्टे पे बहस की जाएगी। और जहां तक तामील का संबंध है उस पर माननीय न्यायालय ने
ये बोला है कि वो 2 बजे अपने जजमेंट में बताएंगे कि किस तरह से तामील की जाए। कोर्ट का ये कहना है कि आप एप्रीहेंशन पे आ गए, या फिर किसी पे का कोई आदेश नहीं, उसके बावजूद बिना किसी आदेश को आप चैलेंज कर रहे हैं। ये कोर्ट माननीय न्यायालय का सवाल था, लेकिन जैसे ही 81 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तब माननीय न्यायालय ने उससे संतुष्ट हुआ और तभी माननीय न्यायालय ने बोला कि ठीक है, हम इस अपील को खारिज नहीं करेंगे और इसको एक आदेश के साथ निस्तारित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो देखिए आशीष शर्मा थे, मदन दिलावर के अधिवक्ता थे। हमारे साथ लवली भी मौजूद हैं जो इस समय अपडेट दे रहे हैं कोर्ट की। लवली, क्या कुछ सभी अधिवक्ताओं से बात करके निकल के सामने आया कि 2 बजे एक तो फैसला आएगा और विधानसभा सचिवालय को पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है विधानसभा स्पीकर की ओर से ये कहना कोर्ट को कि जो विधानसभा का जो सचिवालय है उसको पोस्ट ऑफिस की तरह यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल कोर्ट ने वर्बली जिस तरह की बातें कही थी कि भाई नोटिसेस को सर्व किया जाए, और नोटिसेस को सर्व करने का जो काम ईमेल्स के द्वारा बसपा की ओर से कहा गया था, ईमेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा जो है ये नोटिसेस की तामील कराई जाए। तो ऐसे में कोर्ट की तरफ से ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि कोर्ट को जो है पोस्ट ऑफिस की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। 2 बजे इस पूरे मसले पर अब फैसला आना सभी का इंतजार है। सतीश चंद्र मिश्रा ने, हरीश साल्वे ने, इन लोगों ने इस पूरे मसले की पैरवी की है और हरीश साल्वे की ओर से, कपिल सिब्बल की ओर से जो बात कही गई थी, कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये याचिका सुनने लायक नहीं है, डबल बेंच के लायक याचिका नहीं है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के हरीश साल्वे ने अपनी मजबूती से बहस रखी और उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट को यह कहा है कि ये मेंटेनेबल है, सुनने के लायक है, क्योंकि संविधान से जुड़ा हुआ मामला है और पूरा जो विलय है बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आने वाले जो 6 विधायकों का विलय है, ये पूरी तरह से जो है चैलेंजेबल है और इस पर कहीं ना कहीं नोटिस जो जारी होंगे वो सर्व कराना एक बड़ी चुनौती था। तो नोटिस सर्व कराने के लिए अब जो है कोर्ट 2 बजे क्या फैसला सुनाएगा, इस पर सभी का इंतजार होगा, क्योंकि 2 बजे का समय कोर्ट ने तय कर दिया है। सभी की तरफ से आर्ग्यू पूरे हो चुके हैं, सभी लोगों की बात कोर्ट ने सुन ली है। बहुत बेहतर तरीके से कोर्ट ने सभी लोगों की बातचीत को गहरे तरीके से सुना और लगातार इस पर बहस चल रही थी। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने इस पूरे मसले को लेकर के मंथन किया था और यह कहा था कि जो ये कोर्ट सुनवाई लायक की याचिका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब 2 बजे का इंतजार सभी को रहेगा। जी सचिन। बिल्कुल जय कृति जी बिल्कुल, 2 बजे का इंतजार और फिर हम आपके पास लौटेंगे आगे के अपडेट्स को लेने के लिए। आप अपनी नजरें लगातार बनाए रखिए सचिन और लवली। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े तो तमाम अपडेट्स हमें दे रहे थे कि 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 2 बजे का इंतजार। तब बीजेपी बीएसपी के जो विधायक है उनके कांग्रेस में विलय के मामले पर जो स्थिति है वो स्पष्ट यहाँ पर होगी। और अब आपको अगली बड़ी खबर हम बताएंगे। ग्रामीण और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर में समीक्षा करेंगे। नरेगा में रोजगार, पंचायतों में विकास काम पर इस दौरान मंथन होगा। विभाग की कई और योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। सीएस राजीव स्वरूप और विभाग के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहेंगे। वीसी के जरिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा करेंगे। पहले सचिन पायलट के पास ये विभाग था। आपको बता दें कि पहले ये विभाग जो था वो सचिन पायलट के पास था। पायलट की बर्खास्तगी के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास की समीक्षा कर रहे हैं। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की जाएगी। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। नरेगा में रोजगार, पंचायतों में विकास काम पर मंथन किया जाएगा। विभाग की कई और योजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी। सीएस राजीव स्वरूप और विभाग के वरिष्ठ अफसर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वीसी के जरिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी जानकारी कि पहली बार सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्रामीण विकास की समीक्षा कर रहे हैं। पहले ये विभाग सचिन पायलट के पास में था। और अब आपको फटाफट बता दें कि प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं। प्रदेश में महामारी की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े हैं वो करीब 50,000 को छूने वाले हैं। आज 529 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 48,384 हो गया है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 753 लोगों की मौत हुई। 48,384 में से 34,318 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इलाज के बाद 32,613 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। तो वहीं आज 469 केस रिकवर हुए हैं। 469 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है।
प्रदेश में अब कुल 13,313 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में सैंपलिंग 15,92,000 के पार पहुंची। तो आप देख सकते हैं एक एक कर तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस पर विलय के मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और दोपहर 2 बजे का इंतजार है, तब स्थिति साफ होगी। हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा जिसका सभी को इंतजार है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर सुनवाई खत्म हो गई है। बीएसपी और मदन दिलावर की अपील पर सुनवाई चल रही थी। 2 बजे अब कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट में मामले पर बहस पूरी हो गई है। दोनों ओर से पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से दलीलें दे दी हैं। अब 2 बजे का वो वक्त जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सभी को इंतजार है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर बहस पूरी हुई और अब फैसले का इंतजार है। दोपहर 2 बजे का वो वक्त जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं अगर हम बात करें अंदर दी गई दलीलों की, तो मिश्रा ने यहां पर 14 अगस्त को विधानसभा सत्र है ये बात कही है। 6 विधायक बाड़ेबंदी में हैं। एकल पीठ ने स्टे एप्लीकेशन को भी तय नहीं किया है। इस पर कोर्ट ने कहा हम एकल पीठ को इसे तय करने के निर्देश दे देते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो दोपहर 2 बजे साफ होगी जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर अब जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। 2 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।